नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है सिरप ने सूना किया संसार, मौत पर सियासत बेशुमार। राजनीति निश्चित तौर पर हमारे राजनेताओं का एक बहुत प्रिय शगल है और वो इसलिए कि राजनेता और राजनीतिक दलों के लिए राजनीति करना उनकी एक अनिवार्य आवश्यकता है और यही वोट देती है और यही जनता के बीच उन्हें अपनी पैठ मजबूत करने में भी सहायता करती है। लेकिन जिसे कहा जाता है कि कुछ मसले तो ऐसे होते हैं जहां सियासत अगर ना हो तो बहुत अच्छा। जिस तरह का विषय, एक बहुत ही दारुण दुख का विषय, बहुत ही पीड़ा का विषय, सिरप और उसके साथ उन छोटे छोटे बच्चों का इस संसार से जाना, ये बेहद तकलीफ का विषय है। लेकिन इसकी जड़ में बहुत से कारण हैं। एक इंटरस्टेट सब्जेक्ट है ये। सिरप बनता था तमिलनाडु में। तमिलनाडु की सरकार की क्या गलती थी कि केंद्र के स्तर पर सुनिश्चित होना चाहिए, क्योंकि एक फेडरल स्ट्रक्चर में क्यों वहाँ कैसे मंजूरी मिली एक 2-3 कमरों के घर में जिसके पास अपेक्षित उपकरण नहीं है, ऐसी कंपनी क्यों बना रही थी ये सिरप। और अगर सिरप बनाती है तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी निगरानी करने वाली एजेंसी तमिलनाडु में क्या काम कर रही थी, नहीं कर रही थी। और चलिए वो सब स्वीकृत हो गया, उसके बाद पूरे देश में इसके वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित हो गई। अभी तो हम ये भी रहस्य नहीं जान पाए हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, इन राज्यों के अलावा देश में कहाँ कहाँ ये मौत का सिरप सप्लाई हुआ है। अमेरिका में हम सुनते थे कि अगर एक सीरीज की कोका कोला या कोई भी पेय पदार्थ या दवा खराब हो जाए तो पूरे अमेरिका में उस सीरीज की जितनी भी दवाएं हैं वो सब नष्ट की जाती हैं। ये मिलावट के खिलाफ एक अलार्म है, एक चेतावनी है, क्योंकि मिलावट हमारे दैनंदिन के जीवन में लगभग हमारे सारे खाद्य पदार्थों से लेकर पेय पदार्थों से लेकर किसमें नहीं है। और इसी सिरप ने 2022 में देश के बाहर विदेशों में हमारी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए थे, जब कुछ देशों में करीब 70 से ज्यादा बच्चों की मौत इस जहरीले सिरप की वजह से हुई। तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है जिसका देश के चप्पे चप्पे में बहुत मजबूत नेटवर्क है। जिस तरह आतंकवाद और नक्सल की समस्या है, वैसे मिलावट की समस्या ये आतंकवाद से कम नहीं है भाई साहब। लेकिन इस विषय पर जब राजनीति होने लगती है कि इसमें कांग्रेस, बीजेपी पर जिम्मेदारी, बीजेपी कहती है कांग्रेस को कुछ नहीं पता, तो ऐसा लगता है हम मूल मुद्दे से हट गए। हमें जहां जाना चाहिए तमिलनाडु, हमें जहां दवा कंपनियों के इस नेटवर्क पे प्रहार करना चाहिए, चोट करना चाहिए, वहां से हम फिसलने लगते हैं और हम एक दूसरे की नाकामी के लिए सर ढूंढने लगते हैं। आज इसी पर हम डिबेट करेंगे। सबसे पहले देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। किसी के सपने टूट गए, किसी की दुनिया उजड़ गई, किसी की उम्मीद टूट गई तो कोई अंदर से ही सूख गया। जी हाँ, छिंदवाड़ा में जहरीली कफ सिरप ने 20 मासूमों को मौत के आगोश में ले लिया। बच्चों की मौत से पूरा देश सन्न है, प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। इन बच्चों के परिवार वीरान हो गए, इनकी जिंदगी की खुशियां मातम के साए में हमेशा के लिए सो गई। मंगलवार को भी नेताओं के पीड़ितों से मिलने का सिलसिला नहीं रुका। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने परासिया पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ऐसी कोई चूक होती है तो दुख होता है। सीएम ने राजनीति से इतर इसे सामूहिक जिम्मेदारी बताया। सीएम ने नेता प्रतिपक्ष को याद दिलाते हुए कहा कि चुनाव तो बार बार आते हैं, मुख्यमंत्री लगातार पुलिस अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। कहीं ऐसी कोई चूक होती है जब कोई घटना के आधार पर हमारे अपने बीच में से हमारे यहाँ से जाते हैं तो बहुत कष्ट होता है। चाहे वो हमारी छिंदवाड़ा की बात हो, मैं उस पूरी घटना में आज भी हमने अपने मंत्री जी को कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी
नागपुर भी जहाँ भर्ती थे बच्चे वहाँ भी गए, और जो जहाँ मैं गया था उसके अलावा भी कई स्थानों पर वो भी गए हैं। और कुल मिलाकर के ये हमारे सबकी सामूहिक जवाबदारी है। तो बच्चा तो चला गया, लेकिन ऐसे समय में जब हम लोग उनसे मिलते हैं, उनको सांत्वना देते हैं, तो पीछे एक संबल तो मिलता ही है। आज परासिया के इस दिधौरा गांव में मैं कपिल पवार जी के यहाँ आया था। उनके छोटे बच्चे देवांश का दुखद निधन हुआ है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम तमिलनाडु में है। सरकार का विजन साफ है, कंपनी के जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इतना ही नहीं, सरकार ने लापरवाही बरतने पर सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश गुन्नारे को हटा दिया है। उनकी जगह डॉक्टर सुशील दुबे को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। छिंदवाड़ा के सीरप कांड में आहुति देने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी 11 अक्टूबर को पीड़ितों से मिलने आ रहे हैं। माना जा रहा है कि कमलनाथ की कोशिशों के बाद राहुल का दौरा तय हुआ है। वहीं कांग्रेस लगातार सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े कर रही है। रोज मौतें हो रही, वेंटिलेटर में बच्चे हैं। किसी मंत्री का अगर परिवार में अगर बीमार होता तो सरकार उसको एयरलिफ्ट करके और कहीं भेजती, बेंगलोर भेजती, बॉम्बे भेजती, पुणे भेजती। और चाहे तो सरकार बेहतर उनके इलाज पे पैसा खर्च कर सकती है, लेकिन सरकार सिर्फ इतिश्री करना चाहती, कम पैसों में उन गरीबों के परिवार के बच्चों को बचाना नहीं चाहती। डॉक्टर की तरफ से लिखे गए कोल्ड ड्रिप कप सिरप में मिलावट पाई गई, जिसमें डाई एथिलीन ग्लाइकॉल DEG की मात्रा खतरनाक थी। तमिलनाडु की लैब की रिपोर्ट में सिरप में 46.2% जहरीला पदार्थ पाया गया। बच्चों को जहरीली सिरप लिखने वाले परासिया के डॉक्टर प्रवीण सोनी पहले से गिरफ्तार है। सिरप बनाने वाली फार्मा कंपनी पर भी FIR दर्ज हो चुकी है। राज्य सरकार ने कंपनी की सभी दवाओं पर बैन लगा दिया है। पुलिस ने SIT बनाकर जांच तेज कर दी है। बच्चे दुनिया से विदा हो चुके हैं, परिवार सदमे में है, तो राजनीति पूरे मनोयोग से इसको मुद्दे की तरह उछालने में मशगूल है। नेताओं के दौरे हो रहे हैं, लेकिन इसमें जिम्मेदारी का भाव हो, सियासत सही मायनों में सेवा बन जाए। तो अब राजनीति सरगर्म है, और राजनीति जब होती है तो कुछ मुद्दे जो बहुत ज़रूरी होते हैं वो पीछे चले जाते हैं। पत्रकारिता में जब मैंने आरंभ किया, बैरागढ़ भोपाल का जो है, वहाँ एक कंपाउंडर की स्टोरी मुझे मिली थी, मुझे आज भी याद है। सर्दी के दिन थे और उस समय इंजेक्शन की सुइयाँ पानी में उबाली जाती थी, वो जीवाणु रहित करने के लिए। डिस्पोजेबल का ज़माना नहीं आया था, और उस कंपाउंडर ने अपने नैतिक बोध की प्रबलता के चलते वो सिलेंडर चाय के लिए हॉस्पिटल के एक वरिष्ठ चिकित्सक ने मांगा कि ये गैस सिलेंडर जिस पे सुइयाँ गर्म होती हैं, पानी गर्म होता है, ये हमें दे दो। किसको पता चलता है, एक बार उबाल लिया बहुत है, वो अड़ गया, उसकी नौकरी पे बन आई, उसका तबादला हो गया। लेकिन हमने वो स्टोरी की। अगर ये बोध हम सबका प्रबल हो जाए, बहुत कुछ बदल जाएगा इस देश में। लेकिन हमें चुप रहना सिखाया जाता है, लाभ में हिस्सेदारी के लिए तैयार करना सिखाया जाता है, और चुनौतियां बनती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। मंसल न्यूज़ के सवाल हैं, बच्चों की मौत के बाद नेताओं के दौरे सिर्फ राजनीति हैं या वास्तविक संवेदना? 20 मासूमों की मौत के लिए डॉक्टर, दवा कंपनी या प्रशासन कसूरवार कौन है? क्या फार्मा कंपनियों पर सख्त लाइसेंसिंग और क्वालिटी चेक कानून की ज़रूरत है? क्योंकि 1972 से ये DEG डाई इथिलीन ग्लाइकॉल खलनायक बना हुआ है। कई देश के हिस्सों में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, विदेश के बाहर, गुड़गांव में, बहुत सारी जगह इसने जाने ली हैं। अगर आप देखें 72 से लेकर अब तक तो कम से कम 300-400 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं सिर्फ DEG की वजह से। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। ब्रिजगोपाल लोहिया जी हैं, सीनियर लीडर, स्पोक्स पर्सन BJP के। हमारे डिजिटल एडिटर सुनील शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार, एनालिस्ट हमारे साथ रहेंगे, उनका बहुत स्वागत है। साथ ही अजीत सिंह भदौरिया, प्रवक्ता, सीनियर लीडर, कांग्रेस हमारे साथ रहेंगे, उनका भी स्वागत है। सुनील जी, कैसे देखते हैं? दौरे की बात है, राहुल जी भी आ सकते हैं, कमलनाथ जी साथ रहेंगे, उनके साथ नकुलनाथ जी भी रहेंगे। मैं नहीं कहता कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके साथ उन मुद्दों पर भी बहस राहुल जी को भी अगर वो आते हैं तो छेड़नी चाहिए। उनके साथ BJP कांग्रेस के तमाम नेताओं को कि आखिर चूक कहाँ होती है, लाइसेंसिंग प्रणाली सख्त क्यों नहीं है, और हमारा मेडिकल सिस्टम भी फिल्टर करे। डॉक्टर्स इस समय विरोध कर रहे हैं, मेडिकल काउंसिल के चिकित्सक की
क्यों चिकित्सक के विरुद्ध कार्य, वो भी बताएं ना क्या करना चाहिए। अगर डॉक्टर इसमें नहीं हिस्सेदार होते हैं तो हम क्या करें। बिल्कुल शरद जी, जैसा आपने बात कही और आपने भी इस विषय को छेड़ते हुए जो शुरुआत में कहा था कि जब भी किसी गंभीर मुद्दे पर राजनीति शुरू होती है तो वो असल मुद्दे की तरफ से हमारा ध्यान शिफ्ट हो जाता है। तो ये मुझे लगता है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए और मेरी नज़र में ये बहुत ही जघन्य, मानवता के खिलाफ बहुत जघन्य आपराधिक ये कृत्य है। और ये जो हमारा बेलगाम लालच जो है, जो अभी आपने नैतिकता की बात करी, उसका दुष्परिणाम है। और मैं अभी इस बारे में कुछ फार्मासिस्ट हैं, कुछ एक रेडीज़ लैब में हैं, मैं उनका भी नाम यहाँ नहीं लूँगा, लेकिन उनसे जब मैंने इसको समझा तो मुझे बहुत चौंकाने वाली जानकारी मिली कि जिसको ये शरजी जो डाइथिलीन ग्लाइकॉल जिसमें इस वजह से बच्चों की जान गई है, किडनी फेल हुई है, ये एक्चुअल ड्रग नहीं है। ये एक्चुअल एक कोई भी दवा बनती है तो उसमें दो तरीके के इंग्रेडिएंट होते हैं कि एपीआईज होते हैं जो कि ड्रग दवा होते हैं, अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, और एक होता है एक्सीपिएंट जो किसी भी दवा को शेप देने के लिए, उसका स्वरूप बरकरार रखने के लिए। तो इसका रोल जो है वो एक पहली बात तो ये एक हजार्डस इंडस्ट्रियल केमिकल है, इसका दवा में इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए। इसका जो रोल है कि भाई वो जो कोई लिक्विड फॉर्म में वो बना रहे, हर जहाँ भी इसको बहुत ठंडी जगह पे रखा जाए तो वो ऑयल और ये एग्जैक्टली तो ये एक्चुअल बना उसके लिए है। और इसको बहुत बड़े आश्चर्य की बात है ये कि कैसे इसमें जो है इसका ये दवाओं में इसका इस्तेमाल हो रहा था। दरअसल उन्होंने बताया कि कायदे से ये जो सॉल्वेंट के रूप में बिल्कुल वैसा ही है जैसे पनीर में डिटर्जेंट यूज होता है। एग्जैक्टली उसी तरह से उन्होंने कहा दवा जो प्राण रक्षक है। एग्जैक्टली और जो आपने कहा कि हमारे यहाँ कानून तो बहुत, माने दवाओं के मामले में हमारे यहाँ बहुत सख्त कानून है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि प्रैक्टिस नहीं हो रही है। और इस पूरे मामले को मैंने अगर देखा है तो कहा जाए कि दवा बनाने वाली कंपनी से लेकर जो बीच में निगरानी वाली एजेंसी हमारी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो, और जो दवा लिखने वाले डॉक्टर हैं उनकी भूमिका की ये जब ये है कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों को ये नहीं दी जानी चाहिए, तो उन्होंने कैसे लिखा। तो ये पूरा कंप्लीट एक हमारा एक दवा में सिस्टम का फेल्यूर, और इसकी जड़ में मैं देखता हूँ सिर्फ बेलगाम लोभ और लालच। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और आज एक प्रतिष्ठित अखबार और वेबसाइट की रिपोर्ट में देख रहा था सुनील जी, और उसमें माँ ये कह रही थी कि बच्चे से मैंने उससे पूछा कि बेटा कोई पोयम सुना दो, ये उसके आखिरी लम्हात थे, यानी मृत्यु के पहले एक 3 साल का बच्चा अपनी माँ से कह रहा है अ से अनार, अनार का मीठा दाना। आप उस माँ की कल्पना कभी कर सकते हैं कि जिसे मालूम है कि जब उसका नन्हा मुन्ना दौड़ते हुए घर में घूमते हुए घर की रौनक को बढ़ाते हुए दिवाली के पहले वो गाना गाता था, पोयम गाता था अ से अनार, अनार का मीठा दाना, और फिर उसका पार्थिव शरीर लेकर वो लौटी है। और पीड़ा का विषय है, और जो लोग इससे जुड़े हैं उनकी संवेदना सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। मैं फिर कहूँगा राजनीति होनी चाहिए, चुभते सवाल उठने चाहिए, लेकिन इन सवालों का सिरा उन नियमों, उन कानूनों की तरफ होना चाहिए जो 47 के बाद से हमने बनाए हैं। बहुत सख्त कानून बनाए, बहुत मजबूत संविधान है, पालन क्यों नहीं करते लोग? क्यों फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एक समोसे को तब तक रखता है अपने पास जब तक कि उसकी एक्सपायरी हो जाती है, कोर्ट में वो पेश होता है पनीर, तो यही कहा जाता है कि ये तो उसमें तो कुछ बचा ही नहीं, अब इसमें क्या देखें हम। ये लालच है जिस शब्द का प्रयोग सुनील जी ने किया। भदौरिया साहब, आपका कमेंट। देखिए आदरणीय शरद जी, क्या कमेंट्स करें, आपने इतना संवेदनशील विषय ये पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। देखिए पिछले 30-40 दिन से लगातार बच्चों की छिंदवाड़ा में ये ड्रग्स को पीने से मौत हो रही है, इस दवाई को पीने से। इसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसकी भावनाओं को सिर्फ समझा जाता है। और आदरणीय शरद जी, आपने तो जो अपना शब्द बोले ना, उससे तो बिल्कुल आत्मा कलपने लगी। मैं आपको हकीकत कह रहा हूँ, मेरी आंखों में आंसू हैं, नम आंखें हो गई, क्योंकि मैंने भी वो बच्चे के वीडियो देखे हैं, मेरे भी छोटे बच्चे हैं। ये सब बहुत कष्टकारी है, मैं आपको बताऊं। और मैं बहुत विनम्रता से आग्रह करता हूं कि विपक्ष की मुद्दे को उठाने की जिम्मेदारी रहती है, और आप अगर इसके पीछे जाएंगे ना तो आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले 7-8 दिन में इस विषय को आप लोगों के माध्यम से प्रदेश और देश स्तर पर ला के खड़ा किया है। नहीं तो 30-40 दिन से लगातार मौतें हो रही थी, कोई नहीं देखने वाला था, कोई नहीं देखने वाला था आदरणीय शरद जी।
तो इसको मैं बहुत विनम्रता से आग्रह करूंगा कि विषय को उठाने के लिए मतलब लाचार लोगों के लिए, पीड़ित लोगों के लिए आवाज़ उठाने को राजनीति का नाम ना दिया जाए। और एक और आग्रह आदरणीय शरद जी, आप देखिए ना 20 साल में 21 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं को कहाँ से कहाँ ला कर खड़ा कर दिया। आप देखेंगे एमवाय हॉस्पिटल में बच्चों को चूहे कुतर जाते हैं, ग्वालियर के कमला राजा हॉस्पिटल में बच्चों के आईसीयू में आग लग जाती है, बच्चे जल जाते हैं, हताहत हो जाते हैं। ये सब स्थितियों पे अगर पहले ही कंट्रोल कर लिया जाता और इसमें कठोर कार्रवाइयाँ हो जाती आदरणीय शरद जी, तो आज आंकड़ा आदरणीय शरद जी 24 तक पहुँच गया ये ख़त्म होने वाले बच्चों। हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी ने जो कहा ना, बिल्कुल सही कहा कि किसी वीवीआईपी का बच्चा होता एयरलिफ्ट करा लिया जाता, परंतु वो वहाँ के अस्पताल या नागपुर के अस्पताल में सस्ते इलाज कराते में जूझ रहा है। अगर वो चला जाएगा तो चला जाएगा, बच जाएगा तो माँ बाप और उसकी किस्मत है। आदरणीय शरद जी, ये बहुत ही कष्टकारी है। एक आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, थोड़ा सा समय दीजिए मेरे को। इस प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत ये हो गई है आदरणीय शरद जी की ऑफिशियल रूप से 9340 मेडिकल स्टोर है और 270 दवाओं की फैक्ट्री है, और ड्रग इंस्पेक्टर आदरणीय शरद जी कितने होंगे आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 60 ड्रग इंस्पेक्टर है मात्र, 60 ड्रग्स इंस्पेक्टर। मतलब आप 9000 से ऊपर ऑफिशियल मेडिकल स्टोर है जो थोक के लाइसेंस लेके कारोबार कर रहे हैं। और जहाँ ये बात आ रही है ना, आदरणीय बंसल साहब ने बहुत अच्छी बात कही, मैं उस पर एक थोड़ी सी बात आगे बढ़ाऊंगा। लालच इतना बढ़ गया है, चाहे डॉक्टर हो या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो, इन लोगों का एक काकस बन गया। एक फर्म आप रजिस्टर्ड कराइए आदरणीय शरद जी, जीएसटी नंबर लीजिए, आप उत्तराखंड, गुड़गांव, जबलपुर, दूसरे अन्य राज्यों से दवाइयाँ उस कॉन्फ़िगरेशन की मंगाइए और डॉक्टर साहब लिखेंगे, उसमें 100% मुनाफा वो दोनों लोग मिलके खाएंगे। ये धंधा बन चुका है, व्यवसाय बन चुका है। लेकिन भदौरिया साहब, लगाम लगाने की बहुत बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक व्यवस्था है ऐसी जो अभी भी अचूक रूप से काम करती है, और वो शायद इस दुनिया की व्यवस्था नहीं है। कहा सुनते हम भी आए हैं और कई बार देखा भी है, अब उम्र के उस पड़ाव पर भी हैं जहाँ ये नहीं कह सकते कि आपने दुनिया कहाँ देखी है। अभी दुनिया देखी है, और ऐसे लोगों का हर्ष और ऐसे सिस्टम का हर्ष भी हमने देखा है जो लालच पर, लोभ पर, अनैतिकता पर टिका रहता है। उसका बहुत बुरा हर्ष होता है, क्योंकि उस व्यवस्था में न सिफारिश है, वहाँ न जांच रिपोर्ट धूल खाती है, वहाँ तो अचूक परीक्षण होता है और अचूक फैसला होता है। जी लोया साहब। बिल्कुल शरद जी, देखो आपने बात जहाँ से शुरू करी है, और मैं भी ये हमेशा हम मानते हैं इस बात को, एक भी मृत्यु दुखद है यदि उसमें मानवीय चूक अगर उसका कारण है। मृत्यु आवश्यक सत्य है, ये सत्य है, मगर यदि हमारी चूक से, सिस्टम की चूक से, सरकारी चूक से यदि एक भी मृत्यु होती है दुखद है, तो ये तो 20 बच्चों की मौत का मामला है। वो बच्चे जिन्हें दवा इसलिए दी गई थी कि वो उनका जीवन की रक्षा करेगी, और वो दवा उनका प्राण ले गई। मगर इसमें ये समझने की बात है, देखिए मैं बिल्कुल सरकार के रूप में आपसे कहता हूँ कि हमने ये स्वयं स्वीकार किया है सरकार ने कि इसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है। यदि हम उसे स्वीकार नहीं करते तो इतनी कार्रवाइयाँ ना होती कि 2 ड्रग इंस्पेक्टर सस्पेंड हो जाते, वहाँ ड्रग कंट्रोलर और एक डिप्टी डायरेक्टर रैंक के अधिकारी, ये नहीं होता। परंतु सरकार ने ये माना है, परंतु सरकार की इस समय 2 जिम्मेवारियां सबसे ज़्यादा हैं कि जो बच्चे इलाज करवा रहे हैं अभी कहीं के भी अस्पतालों में, वो लोकल भी हो सकते हैं, वो नागपुर में भी हो सकते हैं, अन्य स्थानों पर, पहले उनके प्राण की रक्षा करना, उसके बाद उन परिवारों को ढांढस बंधाना और उनके साथ इस दुख की घड़ी में खड़े रहना। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, जो मेडिकल में बहुत बहुत कंट्रोवर्शियल होता है, कि वास्तविक दोषी को ढूंढ पाना। क्योंकि देखिए डॉक्टर का अपना तर्क है, मेडिकल स्टोर का अपना तर्क है, सिस्टम का अपना तर्क है, सबके पास अपने अपने तर्क हैं, परंतु इन सब तर्कों के बीच में वास्तविक गलती कहाँ हुई, वास्तविक चूक कहाँ हुई, उसे ढूंढ पाना। यदि हम उस तक पहुंच सके तो हम ये मानेंगे कि हमारी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि जिस तरह का काकस है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो सच है उसको डिनाई नहीं करना चाहिए। एक सबसे महत्वपूर्ण बात मगर ये है
कि ये जो समय है इसमें हमारा जो विपक्ष है वो हम पर आरोप लगाता है, उनका अधिकार है, परंतु पहले आप मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखिए और फिर लगाइए। जो उमंग सिंगार जी कह रहे थे, हमारे अजीत जी तो कह रहे थे कि वो सही कह रहे हैं, मगर मुझे लगता है कि किसी के बच्चों के बारे में भी ये नहीं कहना चाहिए और हमें संवेदना और विश्वास ये रखना चाहिए कि ईश्वर करेगा और डॉक्टरों का प्रयास रहेगा कि वो बेहतर बच्चे जल्दी स्वस्थ होकर आएंगे और कम से कम अब ये मौतों का आंकड़ा रुकना चाहिए। ये हमारी मानसिकता होना चाहिए। एक बात और है कि ये बहुत सारा मामला है, जो आपने तकनीकी भी कुछ इसमें प्रश्न उठाए थे, आदरणीय हमारे शुक्ला जी ने भी कहा। देखिए, एक डाईइथाइल डाईमिथाइल टेट्राक्लोराइड DDT जिसे कहते हैं, वो दुनिया के सारे जगह जहां भी फूड प्रिजर्व होता है वहां मिलाया जाता है, मगर उसकी मात्रा कितनी सीमित होना चाहिए, नहीं तो वो जहर तो है ही, तो प्रिजर्वेशन के लिए कितना और जहर के लिए कितना, ये जो स्थितियां हैं इन सब के बहुत आकलन की आवश्यकता है। और एक बात मैं भदौरिया जी आपसे फिर से कह दूं, चूंकि आपके समय में संस्थागत स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं थी और वो हमारी सरकार में विकसित हुई है, तो निश्चित है, तो वो संस्थागत जब हुई है तो निश्चित हम पर उंगली उठेगी। आज मगर हम पर उंगली उठ रही है, हम प्रयत्न ये करना है कि दोषी को ढूंढ सकें और दोबारा ऐसा घटना ना हो। लेकिन आप दोनों सहमत होंगे इस बात से कि सर ढूंढने के बजाय कि कौन दोषी है सबसे पहले सस्पेंड करो। क्या ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हम देखें कि और ऐसी कितनी ड्रग्स हैं, उनके लिए पूरे मध्य प्रदेश में एक अभियान छिड़ जाए, जगह जगह जाकर हम ये देखें कि कब सिरप अलग अलग ब्रांड के हैं, किसमें कितने हमने कब सिरप अब तक टेस्ट कर लिए हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो अपोजिशन भी कह रहा है कि बेस्ट ट्रीटमेंट देश में या दुनिया में कहीं है, और इसमें तो मैं ये भी कहूँगा कि मध्य प्रदेश के लोगों की क्या जिम्मेदारी है। परासिया के ये परिवार बिलो पॉवर्टी लाइन वाले परिवार हैं। आप एक शनिदेव को कई बार भयभीत होकर न जाने कितना पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन इन गरीबों के लिए मुझे 10 से जी बोल लीजिए फिर भदौरिया साहब। बात कहनी, जो प्रश्न आपने उठाया था कि अमेरिका में पूरी सीरीज नष्ट कर दी जाती है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने ये भी निर्देश दिए हैं कि जो हमारी आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता और सहायिका हैं वो हर घर तक जाकर वहां से अगर कोई कफ सिरप है किसी भी कंपनी का है तो उसे लाएंगे और ये देखने का काम होगा कि वो उचित है या नहीं है। ये पहल भी माननीय मुख्यमंत्री ने की है और IME का भी हम सहयोग ले रहे हैं और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का जो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट है उसकी भी मदद। जी बोलिए। देखिए लोया जी, पहले एक बात समझ लीजिए कि NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, खाद्य सुरक्षा अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, जी कांग्रेस पार्टी की मनमोहन सरकार ने दिया इस देश को। ये बात आप ध्यान रख के सुन लीजिए। 20 साल में पलीता लगा दिया आपने, चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान हो या स्वास्थ्य। चलिए देखिए, हम फिर आप विषय से अलग हट गए। राजनीतिक बात कर रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी गिद्धों की तरह हो गई है कि जो केवल राजनीति करने के लिए लाशों को ढूंढती है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं। मेरी बात सुनिए ना। अरे अब ये राजनीति देखो, मैं आपसे क्या, राजनीति तो वो थी कि आपने एंडरसन को मुख्यमंत्री की कार से रवाना कर दिया जो 5000 लोगों की हत्या का जिम्मेवार था। वो मत कहिए। मैं सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं लोया साहब, सुन लीजिए, बोलिए जल्दी, 10 सेकंड है आपके पास। हाँ, आप नैतिकता की बात करते हो, जीरो टॉलरेंस की बात करते हो। नैतिकता सीखना चाहिए लाल बहादुर शास्त्री जी से, माधवराव सिंधिया जी से। क्यों नहीं राजेंद्र शुक्ला जी का इस्तीफा होता, चाहे वो एमवाई की घटना हो, चाहे वो ग्वालियर की घटना हो या ये हो। आपने ये नैतिकता नहीं आएगी क्या? सबसे बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करो। मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी अपराधियों को इस्तीफों की आड़ में छूट बनवाएंगे राजेंद्र शुक्ला जी। मैं फिर से कह रहा हूं कांग्रेस गरीबों की दवाइयों को खाकर इस देश के अपराधियों को राजेंद्र शुक्ला जी। चलिए अब आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। बहुत शुक्रिया भदौरिया साहब, बहुत शुक्रिया लोया साहब, बहुत शुक्रिया सुनील शुक्ला जी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है, मैं तो करबद्ध प्रार्थना करता हूँ देश के राजनीतिक दलों से और शैक्षणिक संस्थानों से कि आप सब कुछ करिए, तीसरी अर्थव्यवस्था, दूसरी अर्थव्यवस्था, नंबर 1 भारत, लेकिन नैतिकता लाइए। शैक्षणिक संस्थानों में प्रत्यारोपित करिए ईमानदारी, भारत से प्रेम को अटूट अखंड करिए। जरा सी रिश्वत, 100 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट, 2000 रुपए का नोट, हम कोई नैतिकता की शिक्षा देने वाले नहीं, लेकिन जान लेने लगे आप। ये भूल जाते हैं कि किस दवा में क्या मिला रहे हैं। केले में कार्बाइड मिलाते हैं, पनीर में डिटर्जेंट मिलाते हैं, धनिया में पता नहीं किसकी लीद मिलाते हैं। कैसे हम देखेंगे साहब, 140 करोड़ का देश है,
पहले भी हमने कहा कि पंजाब से कैंसर एक्सप्रेस जाती है, कीटनाशकों का क्या प्रयोग है, कौन तय करेगा? ये कई मौतें तो ऐसी हैं जो साइलेंट है साहब, कोई दोषी नहीं मान रहा उसके लिए कि ये क्यों आप गाय को वो इंजेक्शन दे रहे हो जिससे उसका दूध बढ़ा जा रहा है, क्यों आप मूंग में इतना कीटनाशक छिड़क रहे हो कि 15 दिन में तैयार होकर बिकने के लिए आ जाती है, और इसकी कीमत किडनी चुका रही है, इसकी कीमत हृदय चुका रहा है, इसकी कीमत हमारे परिवार में एक उदासी चुका रही है, क्योंकि कोई बीमार है इस त्योहार के मौसम में, पूरे घर में सन्नाटा है और कोई तो देख रहा है साहब। ये मत समझिएगा मैं घोर आस्तिक व्यक्ति हूं, मुझे स्वीकारने में कोई तकलीफ नहीं है, ये कोई देख रहा है, और जो देख रहा है वो फैसले बड़े मजबूत करता है। तो ये मत समझिएगा कि ये आपके तेरे ये महल चौबारे यहीं रह जाएंगे प्यारे, जाना तुझको भी है, जाना मुझको भी। थोड़ा सोच लीजिएगा कि नादान एंकर कुछ ज्यादा बोल गया होगा, थोड़ा माफ कर दीजिए। ठीक जी, आगे देखिए खास न्यूज बुलेटिन प्राइम टाइम। नमस्कार। अरे साहब मैं